नमस्कार, मैं हूं नगमा। पूरी दुनिया में तनाव है और वजह साफ है। ईरान और अमेरिका के बीच हो रही बातचीत नाकाम हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में भले ही 21 घंटे बातचीत चली, लेकिन जंग पर समझौते को लेकर किसी भी तरह का हल नहीं निकला है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मिले, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाने में मामला अटक गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपनी टीम के साथ अमेरिका लौट गए और अब ये सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या वापस युद्ध शुरू हो जाएगा या फिर शांति की उम्मीद बनी हुई है? आज इसी मुद्दे पर 5 देशों से हमारे साथ जुड़े प्रतिनिधियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या एक बार फिर से बारूदी धमाकों की गूंज दुनिया को दहलाने का काम करेगी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। डायलॉग की टेबल पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची बैठे थे। मेज पर शांति की फाइलें बिखरी हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी युद्ध के इंजन की दोबारा स्टार्ट होने की आवाज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डील नहीं हुई। बिना भरोसे और बिना भविष्य के वार्ता फेल हो गई। ईरान और अमेरिका की वार्ता जब बेनतीजा घोषित हो गई तो दुनिया कांप गई। अमेरिका का संदेश साफ है, या डील करो या डेडली अटैक झेलो। वार्ता फेल होने के फौरन बाद दुनिया का सबसे खौफनाक बयान आया। ट्रंप सामने आए और उन्होंने अपने शब्दों में सीधी धमकी देते हुए आग उगलना शुरू कर दिया। They have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, but from my standpoint, I don't care. ट्रंप ने अपने घातक बयान में साफ कर दिया कि अमेरिका के जंगी बेड़ों में दुनिया के सबसे घातक हथियार लोड हो चुके हैं। अगर डील नहीं हुई तो उनका इस्तेमाल होगा। ट्रंप की यह धमकी बेअसर साबित हुई, क्योंकि माना जाता है कि यह कूटनीति की भाषा नहीं है, यह भाषा है युद्ध से पहले की। यह घोषणा है कि अमेरिका सिर्फ इंतजार कर रहा है, पहले बहाना और बमों की बरसात। ट्रंप का बयान सामने आने के बाद ईरान ने साफ कर दिया कि तेहरान नहीं झुकेगा, लेकिन कूटनीति का दरवाजा भी खुला रहेगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया कि कूटनीति अभी मरी नहीं है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे दी, राष्ट्रीय हितों पर हमला हुआ तो दोबारा सीधा टकराव शुरू हो जाएगा। हालांकि ईरान ने कह दिया कि अभी वार्ता टूटी नहीं है, बल्कि इसे पहले दौर की वार्ता का बेनतीजा होना कहा जा सकता है। ईरान ने इशारा किया है कि बातचीत अभी जारी रहेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो साफ कह दिया कि ईरान किसी भी शर्त को मानने के लिए इनकार कर रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ लहजे में कह दिया, अमेरिका मेज पर वो जीत हासिल करना चाहता है जो वो जंग के मैदान में नहीं कर सका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर बात बिगड़ी कैसे। कल तक दोनों देश वार्ता के लिए राजी थे और फिर अचानक कहां चूक हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद टॉक्स 2026। पाकिस्तानी पत्रकार नुमान अशफाक मुगल ने एनडीटीवी से बातचीत में इस्लामाबाद वार्ता को डिकोड किया है। बातचीत के फेल होने की सबसे बड़ी वजह ईरान की वो मांग थी जिसे अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान चाहता था कि बातचीत शुरू होने से पहले ही स्थितियां प्री वॉर हो जाएं। इसका सीधा मतलब था सारे प्रतिबंधों को एक झटके में हटाना और ट्रंप काल में किए गए आर्थिक नुकसान की भरपाई भी की जाए। बातचीत फेल होने की 3 बड़ी वजह। ईरान का यूरेनियम संवर्धन परमाणु कार्यक्रम, 28 फरवरी से पहले की तरह हॉर्मुज में आवाजाही और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान। आज एक अच्छा स्टार्ट हो गया है। ईरानियन साइड और अमेरिकन साइड इस्लामाबाद में बैठी और उम्मीद की जा सकती है कि डायलॉग कंटिन्यू रहेगा। डायलॉग इनिशिएट हो गया है पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक को बैठाया
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी ऐसा इंप्रेशन आ रहा था कि ईरानियन डेलीगेशन रिलक्टेंट है इस्लामाबाद आने के लिए। पाकिस्तान में तमाम रीजनल प्लेयर्स हैं, जैसा कि सऊदी अरेबिया, चाइना और दूसरे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनको एतमाद में लेके एटलीस्ट जो है ना बातचीत का माहौल बना दिया। दरअसल अमेरिका चाहता था कि पहले ईरान अपना परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह सरेंडर करे, उसके बाद ही प्रतिबंधों में ढील पर विचार होगा। ये हालात पहले आप की लड़ाई जैसे बन गए और समझौते को खा गए। हालांकि ईरान की दलीलों में ज्यादा दम नजर आ रहा है। ईरान का तर्क है कि अगर वो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें छोड़ देता है तो इस अशांत क्षेत्र में वो पूरी तरह असुरक्षित और अलग थलग हो जाएगा। इजराइल और खाड़ी देशों की सैन्य ताकत के सामने ईरान खुद को निहत्था करने के लिए तैयार नहीं था। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और यहीं से बातचीत नॉन स्टार्टर मोड में चली गई। ईरान के ज़हन में आज भी 2018 की वो कड़वी यादें ताजा हैं, जब अमेरिका एक तरफा तरीके से परमाणु समझौते से बाहर निकल गया था। इस बार इस्लामाबाद में ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी कार्यकारी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। ईरान को डर है कि आज ट्रंप या कोई और वादा करेंगे तो कल को कोई दूसरा राष्ट्रपति आकर उसे फिर से रद्द कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबर आ रही है इस वक्त की पाकिस्तान में यूएस ईरान वार्ता के नाकाम होने के बाद इजरायली सेना प्रमुख का एक बड़ा बयान आया है। युद्ध में तुरंत लौटने के लिए हम तैयार हैं, ये कहना है इजरायली सेना प्रमुख का। हम तेजी से ईरान में अपने लक्ष्य तय कर रहे हैं। फिलहाल सैन्य कार्रवाई पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो अभी बातचीत बस नाकाम हुई है, दोनों साइड्स अपने अपने मुल्क लौट रहे हैं और बीच में इजराइल का बयान आता है कि युद्ध में तुरंत लौटने के लिए हम तैयार हैं। बल्कि इस पूरी बातचीत में एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि इजराइल इसमें शामिल इसे नहीं किया गया और इजराइल जो है वो उसके हमले लेबनान पर जारी रहे और वो भी एक बड़ा कारण था। ईरान लगातार डिमांड कर रहा था कि ये कार्रवाई इजराइल की बंद की जाए लेबनान में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये वार्ता नाकाम रही और अब इजराइल का बड़ा बयान आया है कि सैन्य कार्रवाई वापस शुरू हो सकती है। युद्ध में तुरंत लौटने के लिए हम तैयार हैं। तो इस पूरे मामले पर ये वार्ता हुई, ये एक बड़ी बात थी कि दोनों पक्ष जो हैं वो एक जगह पर मिले, लेकिन पहले ही ईरान ने ये कहा था कि हम इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉशन के साथ जा रहे हैं। एक अविश्वास है दोनों पक्षों में एक दूसरे को लेकर और हम संभल कर बातचीत करेंगे। बातचीत नाकाम रही, इस पर बातचीत करने के लिए और आगे का क्या रास्ता हो सकता है। हमारे साथ एक अलग अलग जगहों से अलग अलग जानकार मौजूद हैं। अली सरवर नकवी हैं जो पूर्व राजनयिक हैं पाकिस्तान से। साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आरजू काजमी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। तमजीद हैदर हैं, पूर्व अफसर ईरान दूतावास। और हुदा जरीवाला भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही आनंद आहूजा हैं जो ट्रंप के समर्थक हैं। आनंद आहूजा, मैं आप ही से शुरुआत कर लूं कि ये जो बातचीत नाकाम रही है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है वो फिर काफ़ी आक्रामक है। बल्कि इस बातचीत के बीच में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये धमकी दी कि किसी तरह से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएंगे ईरान के साथ या ईरान के बिना। बातचीत में जाने के वक्त भी जो आक्रामक लहजा था अमेरिका का, ये आपको लगता है कि एक बड़ा कारण रहा कि ये बातचीत नाकाम रही है? नगवा जी, पहले तो आपने अपने मोनोलॉग में एक बात कही कि आगे क्या होगा, तो मैं उसका कह दूं कि आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए कि इस वार्तालाप के लिए बैठने से पहले ही दोनों पार्टीज के अंदर एक दूसरे के लिए इतना अविश्वास था, जो ट्रस्ट डेफिसिट था। अगर आप देखिए तो ईरान हमेशा यही कहता रहा कि हम इस मुलाकात में बैठने को तैयार ना थे, लेकिन ये तो गिड़गिड़ाया अमेरिका हमारे सामने तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस किस्म की जो ईगो के साथ अगर आप किसी नेगोशिएशन के लिए आते हैं तो वो तो नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाती है।
और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ने भी जब नेगोशिएशन चल रही थी और उससे पहले भी एक बात बड़ी क्लियर कर दी थी कि जहाँ तक हरमोज की बात है, ईरान और विदाउट ईरान हम इसको खोल के रहेंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने उस वक्त भी ये कही थी कि ईरान के पास कोई कार्ड्स नहीं है, हमने ईरान की एयरफोर्स ख़त्म कर दी है, नेवी ख़त्म कर दी है, आर्मी ख़त्म कर दी है, मिसाइल के उनका जो स्टोरेज था उसको ख़त्म कर दिया है, हमने उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो अब उनके पास इतनी ताकत नहीं रही है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। तो किसी भी नेगोशिएशन के लिए मैं देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो 90% केसेस होते हैं वो ट्रायल पे नहीं जाते हैं, वो नेगोशिएशन और सेटल हो जाते हैं। सिर्फ 10% केसेस जाते हैं। और जैसे न्यूयॉर्क में मैं हूँ, तो न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन के अंदर जो है, न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट के अंदर कमर्शियल डिवीजन के अंदर कोई भी केस जो है जो 25,000 से ऊपर का है उसके लिए मैंडेटरी है। एक मिनट के लिए रोक रही हूँ। आपने अपनी एक बात कही और आपका एक पॉइंट था। तमजीद हैदर, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? आपने ये बात कही कि जो बातचीत फेल हुई है वो ईरान के ईगो की वजह से हुई है। ट्रम्प साहब ने कहा है कि ईरान की मिलिट्री है, एयरफोर्स है, सबको हमने बर्बाद कर दिया है। अगर सब कुछ बर्बाद हो ही गया है तो फिर ईरान, आपको क्यों लगता है क्यों ईगो है, या क्यों वो वहाँ पर लड़ने के लिए खड़े हैं? आनंद आहूजा की अगर हम बात को माने तो सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन ईरान फिर भी जवाब दे रहा है, ईरान फिर भी कह रहा है कि हमें कोई हड़बड़ नहीं है। तो तमजीद हैदर, ये पूरे का पूरा जिसे कहते हैं कि ब्लेम या आरोप ये है कि ईरान एक ईगो के साथ आया और उसने बातचीत में जाने के पहले ही तमाम ऐसी शर्तें रखी कि बातचीत तो नाकाम होनी ही थी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। देखिए, इसका जवाब बहुत आसान है और सबके सामने सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो 3 हफ्तों से लगातार कह रहे थे कि हम आइए, नेगोशिएशन टेबल पे आइए, हमें बातचीत करनी है। सारे ट्वीट्स मौजूद हैं, वो चाह रहे थे नेगोशिएशन का आना, लेकिन जो उनका लहजा था वो धमकियों वाला लहजा था। इसलिए ईरानी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा इनकार कर रही थी, मना कर रही थी। लेकिन इस बार ट्रम्प का जो ट्वीट है, उन्होंने कहा कि जो ईरान का 10 पॉइंट प्लान जो है उस पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, वो बेसिस, वो फ्रेमवर्क जो है नेगोशिएशन के लिए हम मानते हैं उसको। तो जब ट्रम्प ने ये कहा और पब्लिकली भी कहा और प्राइवेटली भी पैगाम पहुंचाया कि हम इस 10 पॉइंट प्लान को मानने के लिए तैयार हैं, और 70-80% इनको इसमें मान भी चुका था। और दूसरा जो ईरान का प्री अरेंजमेंट था, देखिए कई लोग कहते हैं कि प्री नेगोशिएशन ईरान की डिमांड है, नहीं, प्री अरेंज डिमांड था, यानी पहले से ये 2 डिमांड मान चुके थे। पहला डिमांड था कि लेबनान पे सीजफायर हो और पूरे मिडल ईस्ट में सीजफायर हो, और दूसरा डिमांड था कि जो ईरान के जो फ्रीज पैसे हैं, जो फंड्स हैं, जो यूरोप में है, जो जापान में है और जो साउथ कोरिया में है, उसको इमीडिएटली रिलीज किया। जब इसको भी मान चुके थे, जब ये शर्तों को मान लिया, तब ईरान ने कहा कि हाँ ठीक है, अब हम आएंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन जब वो बातचीत करने के लिए वहां पे पहुंचे, और पहुंचने के साथ साथ ही आप देखिए कि क्या मक्कारी कर रहे थे ये लोग, कि पीछे पीछे वो ट्रम्प फिर ऐलान कर रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, और 2 वॉरशिप्स को लाने की कोशिश की, यानी यहाँ पे नेगोशिएशन चल रही है, वहां पे इनकी मक्कारी चल रही है, यानी दोबारा वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो अपने नैरेटिव को अपनी तरफ कर सके। देखिए, जंग के मैदान में तो वो अपनी कई सारी चीजें हार चुके थे, अब जो भी मकसद उनका था वो उनका मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो चाह रहे थे कि नेगोशिएशन में किसी तरह अपने नैरेटिव को कबूल करवा ले, जो ईरान हमेशा से समझता आया है, पहले ही भरोसा नहीं था, और इस नेगोशिएशन आने के बाद वो पक्का हो गया कि भाई अमेरिका की किसी भी बात पर। तो एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि जो एक मिसट्रस्ट था, भरोसा नहीं था, वो वही देखा। आपने कहा कि एक मक्कारी सी थी नेगोशिएशन के टेबल पे। पहले आपने कुछ बातें मानी, लेकिन जब आप नेगोशिएशन टेबल पर आए तो फिर उन बातों से पलटने लगे, और उसी दौरान जब नेगोशिएशन चल रही थी तो आप जहाज़ भेज रहे थे। आरजू काज़मी, इस बातचीत से हासिल किया हुआ एक शुरुआत थी, दोनों तरफ के लोग आए, बड़ी बात थी कि कम से कम एक टेबल पर बैठे आमने सामने। ये अपने आप में एक कामयाबी है कि एक शुरुआत हुई है। ईरान कह रहा है कि अभी भी वो नाउमीद नहीं है, वो बातचीत के लिए आगे भी रास्ते खुलेंगे, और बातचीत खत्म नहीं हुई है, एक बार में कुछ हो जाता ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। आपकी एनालिसिस क्या है इस पर? देखिए, बिल्कुल एक बार में कुछ हो जाता है ऐसी तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और जब यहाँ से दोनों डेलीगेशंस गए हैं पाकिस्तान से, तो दोनों ने जाते हुए यही बात की। अमेरिकन जो थे वो भी यही कह रहे थे कि हम अपनी एक जो बात है या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम यहाँ पर बात बता के जा रहे हैं, अब ईरान ने जवाब देना है।
और ईरान की तरफ से भी यही बात की गई है कि हो सकता है कि आगे दोबारा कोई डायलॉग हो, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान में ही हो, कहीं भी और हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो पहले इस डायलॉग से पहले जिस तरह से अटैक्स चल रहे थे, मेरा ख्याल है कि अब वो थोड़े उनकी जो स्पीड है वो कम होगी और इतनी ज़्यादा अटैक्स नहीं होंगे। ये और बात है कि इजराइल को इस डायलॉग में शामिल करना चाहिए था। अगर नेतन्याहू को नहीं बुलाना चाहता था पाकिस्तान, तो किसी और इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उनको किसी को होना चाहिए था, ताकि जो 3 लोग असल में लड़ रहे हैं उनकी आपस में बैठकर बातचीत होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर लग यही रहा है कि आगे कुछ अच्छे की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन इजराइल का मूड कुछ और लग रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है। लेकिन अमेरिका इस वक्त इस लड़ाई से निकलने की कोशिश कर रहा है। जी, आपको लगता है अमेरिका लड़ाई से निकलने की कोशिश कर रहा है? उसका एक बहुत बड़ा एलाई, पुराना सहयोगी है इजराइल, लेकिन इजराइल की तरफ जो रुख है नेतन्याहू का, वो ये लगता है कि वो इस युद्ध को खत्म करने के हक में नहीं है और शायद वो अलग थलग रहे, उन्हें इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया। तो ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपको क्या लग रहा है? इजराइल की तरफ से भी एक बयान आया जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम युद्ध के लिए फिर से तैयार हैं। तो एक तत्परता दिखती है, युद्ध के लिए तैयार हैं। बातचीत ये हुई है अभी, उसके बाद में क्या कोई कमी आएगी वहां पर हमले युद्ध में, आपको लग रहा है ये? देखिए, इजराइल जब ये बातचीत चल रही थी सीज फायर की, तो इजराइल अमेरिका से इत्तेफाक नहीं रखता था। वो नहीं चाहता था कि इसमें कोई, चाहे वो टैक्टिकल पॉज हो या कोई सीज फायर हो या टेम्परेरी ट्रूस हो, वो हो, क्योंकि इजराइल का अपना एक एजेंडा है। क्योंकि इजराइल को मालूम है कि अगर ईरान को अभी, मतलब ये उनका मानना है कि अगर ईरान को अभी छोड़ दिया तो ईरान रिटेलिएट करेगा और इजराइल के लिए बड़ा घातक साबित होगा। लेकिन नेतन्याहू साहब के अपने मुद्दे हैं और वो चाहते हैं कि साहब ये जो लड़ाई झगड़ा है ये थोड़ा लंबा और खिंचे, क्योंकि उनके खिलाफ खुद करप्शन चार्जेस हैं और उन्हें मालूम है कि जिस दिन पुरअमन तरीके से ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई तो सबसे पहले वो अपदस्थ होंगे और उनको रास्ता दिखाया जाएगा और लीगल एक्शंस उनके खिलाफ लिए जाएंगे। इजराइल, और मैं आरजू की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, तवक्को रखता हूँ कि साहब इजराइल को देखिए, जब 3 स्टेक होल्डर्स हैं, तो इजराइल को भी इसमें मतलब इस जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें शामिल रखना चाहिए था एक तरफ। और ईरान की जो मतलब जो उनकी डिमांड्स हैं, मैं तो सोचता हूँ वो बड़ी वाजिब डिमांड है। आप मुझे बताइए, इतने दिनों से उनका पैसा अमेरिका ने रखा हुआ है, 300 बिलियन रशिया का पैसा फ्रीज करके रखा है। ये कहाँ की मतलब डिप्लोमेसी है या कहाँ का ये हुकूमत के चलाने का अंदाज है कि आप जिसका पैसा लीजिए। आज इसीलिए अगर ट्रंप साहब मुश्किल में हैं तो इसीलिए आज ब्रिक्स देशों ने अपनी बैंक बना ली है, बाकी के जो बैंक्स हैं वो कर रहे हैं। चाइना आज एक ऐसा फॉर्मिडेबल मतलब ताकत बन के उभर रही है कि आज आप ये देखिए कि कोई भी एक देश जो है वो अकेला नहीं लड़ता है। आज आप देखिए यूक्रेन और रशिया की जो पावर रेशियो था 1:5 का था, आज यूक्रेन अभी भी मैदान में है। जी। ईरान को हल्के में लेना ये ट्रंप साहब की बहुत बड़ी गलती थी और उसी का खामियाजा वो अभी भुगत रहे हैं। हालांकि ईरान ने अभी भी ये कहा है और उनका स्टेटमेंट का खैर मकदम करते हैं कि अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल्स उनके खुले हुए हैं। बिल्कुल, ईरान ने ये कहा है कि बातचीत की उम्मीद वो खत्म नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो खुले हुए हैं। कई ऐसी शर्तें थी जो अमेरिका मानने को तैयार नहीं था और जो अमेरिका की शर्तें थी वो शायद ईरान को बहुत कमजोर कर रही थी, जो ईरान को मंजूर नहीं था। आप सबके पास लौटूंगी इस बातचीत के लिए। खबर अभी दे दें कि कल जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, उसी वक्त कुछ अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुस आए थे। हालांकि ईरान की धमकी के बाद वो वहां से लौट गए। ईरान ने इसे लेकर ट्वीट भी किया था कि इसे कहते हैं यू टर्न। अब ईरान की इस धमकी और अमेरिका की तरफ से दिए गए जवाब का पूरा वीडियो सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। माइंस हटाने के लिए पहुंचे थे युद्धपोत। US Navy warship transiting in the vicinity Fojay Report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning.
US Navy warship तो 1, वापस 2, नहीं जाने पर 1. लौटने पर हमले की चेतावनी थी। हॉर्मुज में यूएस युद्धपोत को धमकी का ये वीडियो है और ये उस वक्त का वीडियो है जबकि ये बातचीत हो रही थी। तो अली सरवर नकवी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व राजनयिक पाकिस्तान के। अभी इसराइल की भी बात हो रही थी, अमेरिका की भी बात हो रही थी। ये जो बातचीत के टेबल पर लोग आए, एक मिसट्रस्ट था, एक दोनों में भरोसे की कमी थी और वो इस तस्वीर से बहुत साफ है कि भरोसे की कमी क्यों थी। इस बातचीत के बीच में अमेरिका ने फिर वही किया कि युद्धपोत भेज दिए माइंस। अभी इस वक्त आपको लगता नहीं है कि ये अमेरिका का कदम गलत था? या बिल्कुल गलत था। और देखिए बात ये है कि अगर ये सारे मामले को देखा जाए तो जो जंगबंदी थी, सीज फायर, वो मुमकिन नहीं थी। मंगल तक ये कैफियत थी कि अमेरिका ने अल्टीमेटम दे रखा था और बुरी तरह अटैक करने वाला था, पूरी तहजीब को ख़त्म करने वाला था। तो उस वक्त जो पाकिस्तान की कोशिशों से और पाकिस्तान के रिलेंटलेस एफर्ट्स के साथ सीज फायर हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा कमाल था, क्योंकि ऐसे होना मुमकिन नहीं था। उसके बाद दोनों के दरमियान गुफ्तगू पाकिस्तान में हुई, इस्लामाबाद में। गुफ्तगू को फेलियर कहना बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ इसको कहें इनकन्क्लूसिव। अभी ये कंक्लूड नहीं हुई है। तो इसमें अब ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो टेक्स्ट उन्होंने भेजा है, अमेरिका ने ईरान को टेक्स्ट दिया है, तो दीज टू थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। और जब दोनों आपस में इसको देखेंगे तो आगे बात कुछ बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान के मुताबिक तकरीबन सब पॉइंट्स पे एग्रीमेंट था, एक्सेप्ट सिवाय 2 पॉइंट्स के। एक जो उनका जौहरी प्रोग्राम ईरान का है और दूसरे हुर्मुज की ओपनिंग का। ये 2 पॉइंट्स अभी डिस्कस होने हैं और इसमें मेरा ख्याल है गिव एंड टेक। ईरान को हक है अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द NPT कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कायम रखे, लेकिन उसमें जाहिर है कि वो एनरिचमेंट जो है वो वेपन्स ग्रेड का नहीं कर सकता है। मगर ये कहना कि आप एनरिचमेंट बिल्कुल गिव अप कर दें, खत्म कर दें, तो आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप उनके ऊपर ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। बिल्कुल सही, तो सही कह रहे हैं आप अली सरवर नकवी की। जब इंटरनेशनल लॉ को ये तमाम बड़ी ताकतें, बड़े मुल्क फॉलो नहीं कर रहे, वैसे में ये शर्त रखना कि आप अपनी ताकत छोड़ दीजिए और एनरिचमेंट भी पूरी तरह से बंद कर दीजिए, ईरान के लिए ये मानना शायद मुश्किल था। हमारे साथ बने रहें आप तमाम लोग। अब इस बातचीत पर वापस आएंगे कि जो भी ईरान की शर्तें हैं उनको अमेरिका क्या किन शर्तों को मान सकता है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका ने बातचीत के बीच ईरान को हमले की धमकी दी। बार बार ये बताने की कोशिश की गई कि जंग के मोर्चे पर ईरान की हार हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पीछे नहीं थे। वो ईरान का नक्शा दिखाकर तेहरान के नाम से धमकी दे रहे थे और ये सब तब हो रहा था जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि बातचीत हो रही है, पीस टॉक किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। लिहाजा गंभीर सवाल उठते हैं और सवाल ये हैं कि क्या अमेरिका और ईरान की बातचीत के लिए इस्लामाबाद में सजाया गया मंच ऐसे एक धोखा था? क्या अमेरिका को पहले से पता था कि बातचीत फेल होगी? इजराइल को भी ये अंदाजा था कि सारे नेगोशिएशन फेल होने वाले हैं। दुनिया के साथ अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक धोखा हुआ है। क्या पाकिस्तान में हुई कूटनीति की हार एक भयंकर युद्ध की सोची समझी शुरुआत है कि तैयारी है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू पहले से जानते थे कि शांति की बातचीत फेल होने वाली है? जब पाकिस्तान की मेज पर शांति की बात हो रही थी, तब क्या समंदर की लहरों पर महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? अमेरिका, इजराइल और ईरान के महायुद्ध की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी। जब दुनिया को लग रहा था कि जंग टल जाएगी, जब दुनिया को लग रहा था कि इस्लामाबाद से अमन का संदेश निकलेगा, उस वक्त वाशिंगटन और तेल अवीव के वॉर रूम में कुछ और चल रहा था। हॉर्मुज के आसपास समंदर के सीने पर बारूद का नया ढेर लगाने की नई चाल चली जा रही थी। ईरान को चारों तरफ से घेरने की बिसात बिछाई जा रही थी।
इसकी झलक उस वक्त भी मिली जिस वक्त जेडी वेंस ईरानी डेलीगेशन से बात कर रहे थे। शांति वार्ता के दौरान जेडी वेंस और ट्रंप के बीच लगातार बातचीत होती रही। जेडी वेंस ने खुद बताया कि उनके और ट्रंप के बीच 10 से ज्यादा बार बात हुई। बताया जाता है कि ट्रंप का हर बार एक ही सवाल था कि डेवलपमेंट क्या है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप जानते थे कि बातचीत बेनतीजा रहेगी। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. जेडी वेंस ने ये बयान तब दिया जिस वक्त वो बातचीत की नाकामी की जानकारी देने के लिए कैमरों के सामने आए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बातचीत खत्म होने से पहले ही हमले की धमकी दे रहे थे। ट्रंप ने बातचीत फेल होने से पहले ही बता दिया था कि अमेरिका भीषण सैन्य हमले के लिए तैयार है, यानी बंदूक की ट्रिगर पर अमेरिका की उंगली पहले से ही रखी थी। We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. दुनिया जिस वक्त शांति वार्ता से जुड़ी सुर्खियां तलाश रही थी, पेंटागन सीज फायर के बीच वॉर गेम का नया चैप्टर ऑन कर चुका था। पाकिस्तान में बातचीत के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज के पास फ्रिगेट्स भेज दिए। दोनों फ्रिगेट्स घातक और आधुनिकतम मिसाइलों से लैस करके भेजे गए। क्या यह शांति की बातचीत की आड़ में ईरान की किलीबंदी की कोशिश थी? ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका ने दोनों फ्रिगेट्स हटा लिए। माना जा रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज से ईरानी कंट्रोल खत्म करना चाहता था, इसीलिए अपने युद्धपोत भेजकर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरफ से बिछाई गई माइंस हटाने की तैयारी कर रहा था। अगर अमेरिकी जहाज न हटते तो जंग की नई चिंगारी सुलग सकती थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के तेवर भी सख्त हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे ईरान का नक्शा दिखाकर जाहिर कर दिए। משום שידענו מה מוטל על הכף. אבל אם הייתי אומר לכם לפני שנה שהטייסים והטייסות שלנו יטוסו באיראן, מי היה מאמין? ואם הייתי אומר לכם לפני שנה שארצות הברית של אמריקה, המעצמה החזקה בעולם, ट्रंप और नेतन्याहू की यह जुगलबंदी बता रही है कि ईरान पर मिसाइलों की बरसात एक बार फिर शुरू हो सकती है और इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी है। तो सवाल है कि क्या युद्ध विराम के बहाने इजराइल और अमेरिका ईरान पर आखिरी प्रहार की तैयारी की मोहलत तलाश रहे हैं? और अब चूंकि बातचीत बेनतीजा खत्म हो चुकी है, तो सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप की ईरान पर भीषण हमले वाली चेतावनी हकीकत बनने वाली है? दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनसे आशंका इसी बात की है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है। ईरान यूएस वार्ता फेल होने के बाद की ये बात हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं शांति बहाल करने में मदद को वो तैयार हैं और वो कोशिश कर सकते हैं। ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर चर्चा हुई है। ईरान और अमेरिका की बातचीत नाकाम रही है, लेकिन उसके बाद अब ये खबर आई है कि इसमें पुतिन भी उतर पड़े हैं। तो आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुदा जरीवाला और इसके अलावा हमारे साथ असलम रिजवी भी जुड़ गए हैं ईरान से। स्कॉलर असलम रिजवी साहब, आपको लग रहा है कि पुतिन अब इसमें दखल देंगे अगर, तो बातचीत का कोई और रास्ता भी खुल सकता है? रशिया और चाइना इसमें पहले भी इन्वॉल्व था, उनको भी कल ही मैंने बातचीत इस बारे में की थी कि चीन को, तुर्की को, इनको भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया था। तो अब ये एंगल जो है कैसे प्ले आउट करेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया नरमा जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि
अमेरिका की जो दादागिरी है, जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है कि उसने कल 50,000 अमेरिकी फौजियों को और उनके मरीन्स को गल्फ में उतारा और उसी के साथ साथ जेडी वेंस भी इस्लामाबाद आए। यानी एक तरफ तो वो 50,000 फौजियों को लेकर आ रहा है और दूसरी तरफ शांति की बात कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन ये समझ में दुनिया को नहीं आ रहा है। तो ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी था, आपके मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी था कि पुतिन की भी एंट्री इसमें होनी चाहिए और उनका आना इस वक्त ज़रूरी है ताकि वो उस दादागिरी जो अमेरिका के जरिए से ईरान पर हो रही है जी, उसके लिए वो लगाम लगा सकें। तो भारत बड़े साहब, आप तो ट्रम्प समर्थक हैं। जिस बात की इसका जिक्र असलम रिजवी कर रहे हैं कि जब बातचीत चल रही थी उस बीच जहाज, अमेरिकी जहाज यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी भरोसे को तोड़ता है। ये कदम गलत था। अमेरिका की ये दादागिरी जो है उसकी वजह से ये बातचीत कामयाब नहीं हो रही है। देखो, बात ऐसी है, जब लड़ाई होती है, हिंदी में भी कहावत है, भय बिना प्रीति नहीं, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो अमेरिका बात जरूर करेगा और उसका रास्ता निकालने के लिए प्रयत्न करेगा, लेकिन 40 साल से अमेरिका और ईरान के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे। अब देखो, जब से आयतोल्ला खोमेनी ने रेवोल्यूशन किया 1979 में, अमेरिका के सारे दूतावास और उसके कर्मचारियों को 444 दिन उन्होंने बंदी बनाया था। तो वो कोई अच्छी बात नहीं थी, वो वियना कन्वेंशन का बिल्कुल उल्लंघन था। तो तब से ये मिसट्रस्ट दोनों के बीच हो रहा है। और अभी भी जो 3 मुद्दे हैं, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए और इजराइल को धमकी रहा है कि हम आपको दुनिया के नक्शे से नेस्त नाबूद कर देंगे, तो इजराइल बोलेगा कि हमारे तो अस्थि का सवाल है। पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पूरी एक आबादी, एक सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। क्या राष्ट्रपति को किसी भी कानून के तहत ऐसा बोलना चाहिए? कानून नहीं है, अभी तो ये वॉर ही चल रहा है, तो दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। लेकिन हमले की शुरुआत भी अमेरिका ने की थी और अमेरिका और इजराइल ने की थी और तब भी बातचीत चल रही थी। हुदा जरीवाला जी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि ना वॉर की शुरुआत ईरान ने करी है और खत्म करने पे ईरान इंटरेस्टेड है, आमादा है। अभी भी ईरान ने यही कहा है कि हमारे जो डिप्लोमेसी टॉक्स हैं वो ओपन रहेंगे। उनकी बुनियाद जो 10 पॉइंट प्रपोजल उन्होंने पहले दिन ऑफ सीज फायर रखा था, वही प्रपोजल इस डिस्कशन में भी हुआ है। उनकी मांगे बिल्कुल वाजिब हैं। जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका जो कंट्रोल और डोमिनेंस है उसका सवाल है, वो अब जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज इमेजिन अगर ईरान अभी अपना हाथ खींच लेता है तो इजराइल और अमेरिका दोनों इस पे अपना डोमिनेंस जता के, आप सोचिए किस कदर डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। उनकी एक ऑलरेडी पेट्रो डॉलर की जो यहाँ जीसीसी कंट्रीज में डोमिनेंस है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि अमेरिका अपने यहाँ पे हर कंट्री में ला के बेसिस रख देता है और उसी बेसिस को पे ईरान ने अटैक किया। ईरान ने एक रास्ता दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर अमेरिका से दुश्मनी निभानी है और अपनी बेसिस को प्रोटेक्ट करना है तो जो जीसीसी कंट्रीज में है वो अमेरिकन बेसिस को अटैक करो। आई मीन दिस वाज अ स्ट्रेटजी दैट ईरान हैड गॉन विद ऑल अलोंग। ईरान ने इस वॉर में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला पैसा है वो अपने ही रिपेरेशंस के लिए, अपने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात कर रही है। एक छोटा सा सवाल इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आरजू काज़मी आपसे, आपको लग रहा है कि ये क्या हासिल हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे? पहले तो ईरान ने ऐसा कब्जा नहीं किया हुआ था, ना टोल लेता था, तो अमेरिका इस युद्ध में जो कूदा और जो हमला किया उसके बाद स्थिति क्या हुई? आप अगर आप इसको बिफोर एंड आफ्टर देखें तो हॉर्मुज पे पहले इस तरह का कब्जा नहीं था, अब उल्टा ये हुआ कि ईरान का कब्जा है वहां पे, तो हासिल क्या हुआ अमेरिका को? देखिए, अमेरिका को हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही अमेरिका को अफगानिस्तान में कुछ हासिल हुआ था। वो 20 साल वहां पे लड़ते रहे लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया और बाद में वो अपने ही वेपन्स छोड़कर वहां से चले गए। तो यही कुछ इस वक्त ईरान में भी दिखाई दे रहा है। और जहां तक जो लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी या पाकिस्तान इतना पावरफुल हो गया कि हम अमेरिका को कहेंगे और ईरान को कहेंगे कि भाई आप लड़ना बंद कर दें और वो ऐसा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को कुछ टाइम चाहिए था और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा होगा कि जी आप इस किस्म का प्रपोजल लेकर ईरान की तरफ जाइए क्योंकि ईरान के साथ हमारे टर्म्स ठीक हैं।
तो उन्होंने एक कह लीजिए टाइम फ्रेम उनको चाहिए था इस वॉर में से निकलने के लिए या सोचने के लिए, इसलिए ऐसा किया गया। वरना अगर हम इतनी बड़ी तोप होते तो हम क्या अफगानिस्तान के साथ ना अपनी लड़ाई खत्म कर लेते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने और बहुत सही पॉइंट आपने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे शायद ये हुआ होगा कि कुछ उनको वक्त चाहिए था शायद सोचने के लिए कि आगे क्या करें। आप मेरे साथ बने रहें, आप इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। इसके पहले एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। इस्लामाबाद को युद्ध रोकने का मंच बनाकर पाकिस्तान ने ये मान लिया था कि कैमरे, कॉरिडोर, कॉन्फ्रेंस हॉल ही डिप्लोमेसी है, लेकिन दुनिया ने 21 घंटे के बाद ये देखा कि डिप्लोमेसी सिर्फ जगह देने से नहीं होती, वजन से भी होती है। पाकिस्तानी तराजू उस वजन को संभाल नहीं पाया या शायद दोनों पक्ष इसके लिए तैयार ही नहीं थे। The bad news is that we have not reached an agreement. ये वही पाकिस्तान है जो कल तक खुद को वैश्विक शांति का ठेकेदार बता रहा था। ये वही पाकिस्तान है जिसकी उसी कुर्सी के नीचे से जमीन खिसक गई है जिसे उसने विश्व शांति के ठेकेदार बनाने के लिए तैयार की थी। जब इस शांति वार्ता का ठिकाना इस्लामाबाद को चुना गया था, तब से ही यह अंदेशा बरकरार होना शुरू हो गया था कि वार्ता सफल नहीं होगी। इस्लामाबाद जो युद्ध रोकने के मंच के तौर पर सजा था, 21 घंटे की हाई वोल्टेज बातचीत के बाद यही शहर बन गया डिप्लोमेटिक फेल्योर का पोस्टर बॉय। पाकिस्तान में पहले माहौल बनाया गया, फिर हकीकत ने आईना दिखा दिया। वार्ता से पहले पाकिस्तान ने हर लेवल पर मैसेज भेजा था कि पाकिस्तान इज द न्यू ग्लोबल मीडिएटर, वी प्रिवेंटेड ए कैटास्ट्रोफिक वॉर, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पीस। इन्हीं 3 लाइनों को लेकर पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से लेकर पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस तक एक ही नैरेटिव चलाया गया कि पाकिस्तान ने दुनिया को बचा लिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका ईरान वार्ता बिना डील टूटी, वही नैरेटिव 24 घंटे में धराशायी होकर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। आज इस्लामाबाद की सड़कों पर वही हो रहा है जो कभी कैमरे में नहीं दिखाया जाता। पीस टॉक्स होस्ट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, होटल के बाहर लगे बैनर चुपचाप उतारे जा रहे हैं, सरकारी सोशल मीडिया से पुराने ट्वीट गायब हो रहे हैं। क्योंकि जब रिजल्ट 0 हो तो प्रेजेंटेशन भी नहीं बचता। इस शांति मिशन के 2 चेहरों को पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया। नंबर 1 पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मुनीर ने पूरे पीस टॉक को बैक चैनल मिलिट्री डिप्लोमेसी की तरह चलाया। मुनीर ने खुद को पावर ब्रोकर की भूमिका में रखा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर ब्रोकर थे तो डील टूटी क्यों? और बड़ी खबर इस वक्त इसके बीच आ रही है। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान फिर से आया है। हॉर्मूज पर ईरान ने अपना वादा तोड़ा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने हॉर्मूज खोलने का वादा किया था, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब ये बातचीत चल रही थी उस वक्त अमेरिकी युद्धपोत जो हैं वो हॉर्मूज तक पहुंच गए थे माइंस हटाने के लिए। लेकिन बाद में ईरानी धमकी के बाद उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अपना वादा तोड़ा है। तो इस बीच तमाम तरह के बयान फिर से आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो, पुतिन हो या डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखिए कि किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।